प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह साहब, हालांकि वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं मुझे सामने। पहले मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वो प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, वो अपनी जगह है, चूँकि रिश्तेदार हैं और बड़े श्रेष्ठ किस्म के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनका विशेषतया मैं नमन करता हूँ। पूर्ववर्ती वक्ता थापा जी, शुक्ला जी, प्राचार्य डॉक्टर राधेश्याम जी, उप प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार जी, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर रंजना सिंह एवं समस्त ऐसे लोग जो प्रतिभागी हैं। कई लोगों को सुना और आप सभी जानते हैं कि कोरोना डिजीज के संदर्भ में कई वेबिनार में मैं सम्मिलित हो चुका हूं और जो बातें हुई हैं लगभग यही सब कहा है, तो उनको मैं दोहराने नहीं जा रहा। इसके पहले मैंने डॉक्टर राधेश्याम से बताया था कोविड-19 विश्वव्यापी आपदा के परिणाम स्वरूप देश के शैक्षणिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, इस पर मैं कि यशवंत सिंह अपना वक्तव्य जाहिर करूंगा। इसके पहले कि मैं इस पर आऊं, पूर्ववर्ती वक्ता ने कुछ बातें कही। बड़े ओजपूर्ण तरीके से वो साहित्यकार हैं, हिंदी के विद्वान हैं, शब्द है उनके पास, प्रस्तुतिकरण की कला है और बात है। संविधान की बड़ी तारीफ की, आधुनिकता का जामा पहना दिया उसे, फिर इंडिया भारत की बात उठाई। अब उसी संविधान की शुरुआत होती है इंडिया दैट इज भारत, जिसको आपने आधुनिक कहा है। उसने स्वयं डिवीजन किया है इंडिया दैट इज भारत, व्हिच इज नाउ चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये आप जरूर जानते होंगे। दूसरी बात ये संविधान है हमारा, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम राइट डोमिनेटेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया। अच्छी तरह आप वाकिफ होंगे किसके पहले जब मुगलों का शासन था तो शरीयत के माध्यम से, हिंदुओं का शासन था तो शास्त्र के माध्यम से सत्ता संचालित होती थी और ड्यूटी डोमिनेटेड कॉन्सेप्ट था। यदा यदा धर्म से वो दुनिया भर के कर्म प्रधान विश्व कर रखा। राइट को सदैव रेडिमेंट्री माना गया था, गौड़ माना गया था, और यह राइट लाया भी गया तो कोई ड्यूटी इम्पोज की ही नहीं गई। संविधान जब बना तो उसमें कर्तव्यों का हवाला नहीं हुआ, और बिल से संविधान संशोधन के द्वारा कर्तव्य आए भी तो मैंडेटरी नहीं है। आप स्वयं विचार कीजिएगा, बगैर दायित्व के अधिकार अराजक नहीं होते, बगैर कर्तव्य के अधिकार अराजक नहीं होते। क्या अराजकता ही आधुनिकता है? एक प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं। आपने अभी बताया कि सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है साहित्यकार, क्यों नहीं बोल रहा है शिक्षक। मैं उस पर आता हूं, मैं केवल शिक्षक तक ही सीमित रहूंगा। देखिए, मैं लिटरेचर का आदमी तो नहीं हूं, साहित्य का आदमी नहीं हूं, न समाजशास्त्री हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि किसी भी समाज या किसी भी साहित्य के निर्माण में, उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है संवेदना का, संवाद का और शिक्षा का। जहां तक संवेदना का सवाल है, उसके समक्ष प्रश्न चिन्ह लग गया है। वह संवेदना जिसके नाते हर सृजन है, वह संवेदना जिसने मानव को मानवता, दुनिया के समस्त मानव को मानवता के एक सूत्र में बांध करके अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात चलाई थी, आज व्यक्तिगत संबंध ही बलाए ताक रख दिए गए। बहुत सही कहा था किसी पूर्ववर्ती वक्ता ने कि वो खास हो, मित्र हो, घर परिवार का हो, सूरत बॉम्बे कलकत्ता से आया हुआ है, उसको देखकर हम आशंकित सशंकित होते हैं। दौड़ करके अगर बड़ा है ना तो पैर छूते हैं, हम उम्र है ना तो हाथ मिलाते हैं, अगर भाईचारा है तो न तो गले मिलते हैं, बल्कि आशंकित सशंकित होते हैं कहीं कोरोना का कैरियर बनकर तो नहीं आया हुआ है। तो वो संवेदना ही इसमें विलुप्त हो गई। संवाद तो जैसे बीते दिनों की बात हो गई, केवल दूरभाष पर वार्ताएं हो रही हैं, या जिस तरह से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वेबिनार वगैरह, इसके माध्यम से बातें हो रही हैं। आमने सामने खड़ा होकर के अगर कोई बात कर रहा हो
कि ये नहीं लगता कि ये अच्छे से शब्द बोलेगा, लगता है कहीं ये वायरस न उगल रहा हो, तो हर आदमी सुसंगित है। बात आती है शिक्षा पर। शिक्षा आदिकाल से ही साहित्य और समाज के जननी के रूप में शिक्षा ही तो है। वो भगवान राम के लिए भी शिक्षा जरूरी था ना, कि गुरुकुल गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई। आपने देखा होगा कि कौरव और पांडव राजकुमारों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित प्रशिक्षित दीक्षित करने के लिए बड़े आतुर व्याकुल हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को लाते हैं। यही मैं आपसे वो बात कहने जा रहा हूं जो कहना चाहता था। इसके पहले आश्रम पद्धति थी। द्रुपद द्रोण दोनों एक जगह पढ़े थे। कृष्ण सुदामा एक जगह पढ़ लिया करते थे। शिक्षा को राजाश्रय के अधीन लाया पहली दफे द्रोणाचार्य ने। एक ऐसा आदमी जो स्वार्थ से प्रेरित था, एक ऐसा आदमी जो पुत्र मोह से प्रेरित था, एक ऐसा आदमी जो प्रतिक्रियावादी था, एक ऐसा आदमी जिसके अंत में एक ईर्षा, एक द्वेष पनप रहा था, जिसको उसे संतुष्ट करना था। उसे एक राजाश्रय की तलाश थी, और उस राजाश्रय में आने पर इस शिक्षा और आचार के अंदर क्या गिरावट आई, कभी आपने सोचा? वो एक डिस्टेंस एजुकेशन होती है। डॉक्टर सुशील कुमार सिंह उसके अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ। एक एकलव्य था, वो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से मेरे ख्याल से प्रशिक्षित हो रहा था। उसका अंगूठा मांग लिया। क्यों मांग लिया? केवल इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा जो प्रबंध तंत्र है, हमारे भीष्म पितामह जो हमारे प्रबंधक है, कल सवाल न उठा दें कि डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त करने वाला छात्र आपके छात्रों से ज्यादा प्रशिक्षित है। ऐसा क्यों है? जब से जवाबदेह बनाया गया शिक्षक को, जब से मैं कहता हूं कि अगर आज ये द्रोणाचार्य में पैदा हुए होते तो जितने भी एक्ट, स्टैट्यूट, जितने भी यूजीसी के नियम हैं, उस शिक्षकों के ऊपर लागू ही न होते। इसकी पृष्ठभूमि द्रोणाचार्य ने तैयार की और यहीं से शिक्षक और आचार के संदर्भ में गिरावट आनी शुरू की। अन्यथा इसके पहले इतिहास तो ये है कि जिस कैकेयी के सामने दशरथ खामोश बैठे हैं, उसको विश्वामित्र जब डांटते हैं तो कैकेयी कांप जाती है। वो राजा के सामने या शासन के सामने बोलने का मुद्दा तो था जब राजाश्रय नहीं हुआ करता था। हम आप आज इस स्थिति में नहीं है। आचार्य का मतलब, साहित्यकार का मतलब शिक्षक ही तो है, बुद्धिजीवी तो है। आज इस स्थिति में है ही नहीं है कि इस तरह से हुंकार भर सके वो। फिलहाल आज की भी शिक्षा पे मैं आऊं तो सभी शिक्षालय बंद हैं, विश्व स्तर पर बंद हैं। वो प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो। और ये बंदी प्राय तब हुई जब परीक्षाएं चल रही थी। ऐसे में छात्रों का भविष्य भी अपने आप में एक प्रश्न लिए हुए खड़ा हुआ है। अभी इसके द्वारा क्या कहते हैं, जो पढ़ाई हो रही है, क्या है पढ़ाई? ऑनलाइन टीचिंग की बात हुई। शुक्ला जी ने कहा, एक उदाहरण भी दिया किसी पतलून का, कि जो कभी मजबूरी थी आज का फैशन बन गया। वो तो सही है। देखिए, जब क्लासरूम में एक शिक्षक जाता है तो उसका मकसद केवल सिलेबस पढ़ाना ही नहीं है। आज भी मुझे याद है, हमारे शिक्षक आज भी हमारे जहन में बैठे हुए हैं। प्रोफेसर डखालिया हुए, प्रोफेसर शर्मा हुए, उनकी चाल, उनकी ढाल, उनका व्यक्तित्व, उनकी ड्रेस डिसिप्लिन, उनकी लैंग्वेज डिसिप्लिन, उनकी अभिव्यक्ति शैली, उनके जीवन का तरीका, उनके प्रेरक प्रसंग, वो सब याद आते हैं। जिस समय शिक्षक बोल रहा होता है ना, एक गहरी छाप छात्र के हृदय स्तर पर छोड़ रहा होता है, और कुछ ऐसा बनने का ही छात्र के अंदर एक हुनर पैदा होता है कि काश हम भी ऐसा बने। और एक चीज जान लीजिए, शिक्षक चाहे जैसा भी हो, वो शिक्षार्थी के सामने सदैव अपने को अच्छा दिखाना चाहता है, अच्छा लगना चाहता है। वो अच्छा हो या ना हो, इस दिखाने और लगने में धीरे धीरे वो सही में अच्छा हो जाता है। चूंकि दिखाने लगने का अभ्यास करते करते एक दिन आता है, उसी का अभ्यस्त हो जाता है। वो दिखा रहा है, लगा रहा है। जैसे अभी कह रहे थे डॉक्टर थापा कि कोई अंदर से लोकतांत्रिक है कि नहीं है, इसको कह देखिए, हम अंदर से क्या है ये तो हम ही केवल जान सकते हैं। ना आप जान सकते हैं, ना कोई जान सकता है। और हम हो चाहे आप हो, सब बनावटी जीवन जी रहे हैं, सब दोहरा व्यक्तित्व जी रहे हैं। हमारी हकीकत केवल हम जानते हैं। मेरी हकीकत कोई दूसरा नहीं जान सकता। एक दिन मैंने डॉक्टर राधे साहब से कहा भी था कि ये आत्मकथा लिखने वाले जो होते हैं ना,
उसमें केवल कथा होती है, आत्मा नहीं होती। इसी तरह से मंच पे बोलने वाले कुछ भी कहा करें, हम अंदर क्या है ये तो केवल हम जानेंगे। और लोकतंत्र की बात जो आप कह रहे थे डॉक्टर साहब, इस मुल्क में लोकतंत्र आया कब? ये इस मुल्क में मैं कभी जब केएनआई का प्रिंसिपल था तो मंच से कहा था कि एक दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने समक्ष मुद्दे गौड़ हो जाते थे। कभी इंदिरा लहर आई तो कभी जेपी लहर आई, कभी बीपी लहर आई, कभी मंडल आया, कभी कमंडल आया, कभी अब की बारी अटल बिहारी, तो कभी अब की बार मोदी सरकार। यहाँ व्यक्ति पूजा हुई है, हीरोशिप हुई है। अभी तक तो हम असली अर्थों में लोकतांत्रिक हो ही नहीं पाए। एक गांधी की फिर जरूरत है जिसने राजनीतिक चेतना कभी जानी थी और जो आज हमको आपको सही संदर्भों में लोकतंत्र समझाए। आइए गांव में रहिए और जाइए प्रधानी से लेकर के सरपंची से लेकर के एमएलए तक का चुनाव देखिए। जिस तरह से जातीय जहर उगला जाता है, जिस तरह से जातियों के एक एक नेता हो गए हैं, वितरणा होने लगी, आप भूल जाएंगे लोकतंत्र को। तैसे में जो लोकतंत्र अमर्यादित हो गया है उसको मर्यादित करने के बारे में सोचिए। लोकतंत्र की स्थापना की बात वो आगे की बात है, बस लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र चल रहा है।